सारी लड़ाई दलित वोट पर आई। ओपी सिंह जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। नवेद अयाज बीएसपी की ओर से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। नावेद शिकोह साहब है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद भाई, सारी लड़ाई दलित वोट पर आई। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह जी के जाने के बाद एक ही काम किया जो रिमार्केबल है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो ये कि अखिलेश यादव कुछ दलित वोट को सपा के आंगन तक लाने में सफल हुए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 24 का जो परफॉर्मेंस है सपा की, उसकी एनालिसिस बताती है नॉन जाटव दलित वोट का लगभग 52-53%, 54% हिस्सा समाजवादी अपने पास ले आए। बसपा कमजोर हुई उससे, और जो भाजपा के पास बसपा का दलित आया था वो भी इधर से लग गया, तो भाजपा को भी झटका लगा। अब सारी लड़ाई उसी दलित वोट को सपा से छीनने के लिए है, जिसका शंखनाद मायावती जी ने किया, और साथ में बीजेपी भी उसी लाइन लेंथ पर आगे है। मायावती जी के बोलने के बाद बीजेपी के जितने दलित चेहरे हैं, नेता और चिंतक, सब बारी बारी से मैदान में उतरे और सबने पूरा इतिहास बताया सपा का। कहा कि भाई ये तो जन्मजात दलित विरोधी है। नावेशी को अब अखिलेश यादव के लिए ये एक संकट होगा कि मायावती के कद की नेता अगर मंच से और माइक से ये कह दे कि दलितों के मामले में सपा दोगली है क्या, तो अभी मायावती से बड़ा कंठ तो किसी के पास नहीं दलितों के मामले में। बिल्कुल। तब क्या स्थिति बनेगी? बिल्कुल देखिए, बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार से दलित समाज का एक 36 का आंकड़ा रहा। उसके बाद बहुत ज्यादा जनाधार की क्राइसिस के बीच अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को जनाधार से जोड़ते हुए दलित समाज को अपने साथ जोड़ा, और लोकसभा चुनाव में एक चमत्कारी अंजाम भी सामने आया, एक चमत्कार भी सामने आया कि दलित समाज का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के विश्वास के साथ जुड़ा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हुई समाजवादी पार्टी की। उसका कारण ये था, देखिए, दलित समाज का पहला प्यार, पहला विश्वास बसपा ही है, लेकिन बसपा की निष्क्रियता धीरे धीरे बढ़ती रही और दलित समाज बीजेपी के विश्वास से जुड़ता रहा, और बीजेपी बहुत मजबूत होती रही, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी हुई और लगने लगा कि नावेद बाबू, ठीक, एक बात बताओ नावेद बाबू, पुराना मंगेतर लौट आए मोहल्ले में तब जी, तो पुराना मंगेतर चला गया था, बिल्कुल, लेकिन अब तो मोहल्ले में लौट आया, तब क्या होगा? हाँ, बिल्कुल, लौटने की संभावनाएं पूरी हैं। जिस तरीके से उनको इंतजार था दलित समाज को कि बहन जी सक्रिय हों, कहीं ना कहीं जनता से जुड़े, वैसे पहले जैसी रैलियां हों, और वो उन्होंने एक बार शक्ति प्रदर्शन कर दिया, और दलित समाज में कहीं ना कहीं ऊर्जा, कहीं ना कहीं विश्वास जुड़ा है। और इस बात की संभावना है कि अगर इसी तरीके से जमीनी संघर्ष करती रही बहन जी, तो कहीं ना कहीं वो जो छिटक गया था, जो समाजवादी पार्टी के दामन से जुड़ गया था, वो बसपा में वापसी कर सकता है। लेकिन ये सिलसिला अगर जारी रहा और बसपा मजबूत होती नजर आई, तो वो दलित समाज भी जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से जुड़ा है, वो भी वापस होगा। यहाँ पर खतरा सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही नहीं है, बीजेपी का भी कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो एक्स्ट्रा ताकत बढ़ी, वो दलित समाज की थी। और बहन जी अगर सक्रिय होती नजर आएंगी, राजनीति में उनकी एक बड़ी हिस्सेदारी दलित समाज की है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर अभी भी सक्रिय बसपा नहीं होती, मायावती नहीं होती, तो आने वाले समय में बसपा का सिलसिला खत्म हो जाता। और एक चीज जो सुनने में आ रही है सबसे महत्वपूर्ण है कि बहन जी का सबसे बड़ा लक्ष्य है 40-50 सीटों को जीतना। 40-50 सीटों को जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकती हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाना हर एक दल की मजबूरी होगी, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। आने वाला 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव बड़ा चमत्कारी होगा, और बहन जी का लक्ष्य, देखिए, मुसलमान अब उनके साथ शायद कम जुड़ पाए, हालांकि मुसलमानों का कमिटमेंट ये था कि कहीं ना कहीं बहन जी अगर सक्रिय होती नजर आती है, उनके साथ में बसपा का कोर वोट वापस होता है, दलित समाज वापस होता है, तो हम आपके साथ में आ जाएंगे समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के। ठीक है नावेद भाई जी। यहाँ पर जिस तरह से प्रेजेंटेशन दी बहन जी ने, और खुल के
योगी जी की तारीफ की, उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ की, तो अब मुसलमानों का आना बहुत आसान नहीं है। ऐसे में ठीक है दलित जी, समाज की वापसी के बाद में इस बात में कोई शक नहीं है कि 40-50 ठीक है। सीटों का लक्ष्य मान के अगर बहन जी सफल हो जाती हैं तो उसके बाद मुला अखिलेश यादव का भी मजबूरी होगी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना, और दूसरी तरफ एक एक चंक होगा बीजेपी का। तो बहन जी जी 40-50 सीटों में ठीक है आराम नवेद से भाई, अभी मुख्यमंत्री की रोकूंगा, दावेदारी अभी कर अभी सकती रोकूंगा नवेद भाई, है। रोकूंगा। वो तो दूर की बात है, 27 में क्या होगा। हम अभी 25 और 26 में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। नावेद भाई ने कहा कि चूंकि बहन जी ने योगी जी की तारीफ की इसलिए मुसलमान उनकी तरफ शायद अब ना आए। मैं इस बात से सहमत नहीं कतई। बहन जी भाजपा की बी टीम है, सी टीम है, क्या क्या है, ये सब दिन भर कैसेट बजाने के बाद भी गुड्डू जमाली धर्मेंद्र यादव को हरा देते हैं ना, हरा देते हैं ना। गणित उत्तर प्रदेश का थोड़ा अलहदा है। मैं तो उदाहरण देख के बात कर रहा हूं। गुड्डू जमाली तब भी हरा देते हैं धर्मेंद्र यादव को। नावेद भाई ने कहा, नावेद अयाज भी हमारे साथ जुड़ गए, बीएसपी के नेता, उनका भी स्वागत है। नावेद भाई ने कहा कि 50 सीट में उसमें नहीं जा रहा। मैं अपनी समझ से एक तखमीना लगाता हूं, एक आकलन करता हूं। नावेद शिको भाई, अगर बसपा 15% वोट पर आ गई, भले एक विधायक न जीते, लिख लो मेरी बात, एक भी विधायक ना जीते, 15% टोटल में वोट आ जाए तो धर्मेंद्र जी की पार्टी के लिए बड़ा संकट हो जाएगा, जान लीजिए। इतना नेक इन नेक लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, मुश्किल हो जाएगी। वो 10,000 15,000 वोट भी हर विधानसभा में ले आएंगे उनके उम्मीदवार, तो भी वो घोर माठा कर देंगे तब। और जिनको मेरी बात पर यकीन ना हो उनके संज्ञान के लिए बताई देता हूं, नए लोगों को भी समझना चाहिए कि 17 के चुनाव के बाद एक बार पूरी लिस्ट लेके हम लोग बैठे थे धर्मेंद्र भाई, तो नतीजा ये निकाला था कि 100 सीटें मायावती ने हरवा दी, 100 सीटें गिन के। जहां सपा ने मुसलमान उतारा भाई, उनने मुसलमान उतार दिया। नावेद भाई आपकी थ्योरी फेल हो गई क्या? उनका मुसलमान जीता नहीं, लेकिन उसने अखिलेश यादव के आदमी को हरवा दिया। और ये बात मुझसे किसी छोटे नेता ने नहीं कही, आप है ना, बहुत बड़े नेता के साथ हम बैठे थे एनालिसिस करने के लिए। 100 सीटें। तो खेल में ट्रॉफी जीतना अलग बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन खेल बिगाड़ने में तो कोई बड़ा काम नहीं होता। खेल बिगड़ तो सकता ही है। एक बाल्टा भर दूध में आधा नींबू डाल दो, पूरे दूध का नाश हो गया। नवेद अयाज, समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी जी की तारीफ कर रहे हैं मायावती जी, इससे सिद्ध हो गया कि दोनों के बीच में कुछ कुछ है मामला। अमिताभ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको 2019 के चुनाव का वो गठबंधन याद होगा जब बहन जी ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया था, और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने कहीं और नहीं, कहीं अनऑफिशियल बयान नहीं है, देश की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मोदी जी को शुभकामनाएं दी और मोदी जी को दोबारा जीतकर आने की बात कही, और पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की मदद करने के लिए उन्होंने उनके बेटे के द्वारा उठाए हुए कदम को, बसपा की बीजेपी को रोकने की कोशिश को नाकाम करने में एक बड़ा रोल अदा किया। तो बीजेपी से मिले हुए मुलायम सिंह यादव थे या नहीं थे, ये तो नवेद शिको जी तय करें। आप एक बात बताइए कि एक मिनट अयाज, एक मिनट फिर बोलना। आज मैं आजम साहब को सुन रहा था कल, वो भी मायावती जी के एहतराम में बिल्कुल मतलब पूरा सजदे में थे बहन जी को। नावेद शिको ने भी सुना होगा, उसको एहतराम में सजदा ही कहेंगे क्या? ये भी क्या मसला है यार?
जी जी अमिताभ जी। जी तो देखिए बहन जी कितने बड़ा वजूद है। बहन जी अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सीनियर नाम। बहन जी देश और प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े वर्ग के लिए देवी समान है। बहन जी की ताकत क्या है ये कल बहन जी की रैली ने दिखाया, जिससे बौखलाहट है लोगों के अंदर। और ये भी साफ संदेश है दलितों का कि अगर उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हटाना है, तो सिर्फ चेहरा एकमात्र बहन जी हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती हैं, कौन सा पीडीए हो सकता है, क्या तरीका होता है, ये विपक्षियों को तय करना चाहिए। कि जो सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की जब बहन जी के साथ अपना साफ संदेश रैली के अंदर देकर गई है और वो भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो वो बहन जी के रास्ते में रोड़ा ना डाले तो बेहतर है, वरना 2027 के नतीजे कहीं 2022 जैसे नतीजे ना बैठे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुलायम सिंह जी का हालचाल लेने उनके घर पर कई बार जाते हैं और वो फोटो पूरे देश और प्रदेश के अंदर वायरल होते हैं। क्या किसी का आभार प्रकट करना किसी के हाल लेने से किसी का हाल लेना किसी का आभार प्रकट करने से बड़ी बात नहीं है? तो योगी जी से समाजवादी के क्या रिश्ते हैं, मोदी जी से मुलायम सिंह जी के क्या रिश्ते हैं? और मुलायम सिंह यादव जी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के साथ एक कार्यक्रम में एक सोफे पे बैठे हुए नजर आते हैं। अच्छा, इससे भी सोफा पे पीछे बैठे, चले कुर्सी जाएंगे बैठे तो ठीक है। आप इससे भी पीछे आपकी चले जाएंगे। नाराजगी आप हैरत सोफे से है करेंगे। कि बैठने से है? माननीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाबरी मस्जिद जैसे ठीक प्रकरण के है, अंदर जहां ठीक है, अभी समाजवादी रुकना होगा। का ठीक जन्म है हुआ है, जी, अभी रुकना होगा। कुछ चीजें बड़ी बुनियादी होती है, धर्मेंद्र भाई के पास आऊंगा, मैं उनमें कम से कम अपनी दृष्टि साफ रखता हूं। नेता क्या सोचे उससे मुझे न लेने देना, मेरी दृष्टि साफ रहती है। एक जगह एक कार्यक्रम में मैं वो था होस्ट, उसमें कल्याण सिंह भी आए और आजम खान भी आए। तब आजम खान मंत्री थे, नावेद सिको जी। क्या हमने दोनों को हाथ मिलवाया? अरे कोई लठेती है, कोई गिरोह है क्या कि लड़ाई गोली चल रही है? सार्वजनिक जीवन में इतना तो सम्मान बना रहना चाहिए यार। इसमें क्या बुराई है? मुलायम सिंह जी का हालचाल पूछने जाना चाहिए। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री, बड़े राजनेता रहे। अगर योगी जी गए तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए योगी जी की। और उन लोगों को इससे सीखना चाहिए। मैं बिना नाम लिए कटाक्ष कर रहा हूं, कटाक्ष भी बोल दे रहा हूं। उन लोगों को सीखना चाहिए जिनकी नाक इतनी लंबी है, जो कहते कोई मरे कोई जिए हम नहीं जाएंगे, कोई मरे सब मर जाओ हम नहीं जाएंगे ना। वो लोग सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं। सार्वजनिक जीवन में नहीं। कल्याण सिंह जी का देहांत तो हुआ, देश भर से राजनेता गए, भारत के प्रधानमंत्री गए। एक बड़े नेता पिछड़ों के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन वो एक गेंदे का फूल चढ़ाने भी नहीं आए। मुलायम सिंह जी का भी आज स्मृति का समय दिन है। ये मुलायम सिंह जी का जब देहावसान हुआ था, धर्मेंद्र बाबू, भाजपा के छोटे बड़े सारे लोग आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। लेकिन कल्याण सिंह जी के समय में आपने ये सौजन्य नहीं निभाया ना, ये उदारता आपने नहीं दिखाई। आपने कहा ना हम तो अपनी नाक रखेंगे, हम नहीं जाएंगे। ये सार्वजनिक जीवन में ठीक नहीं। आजम खान को मैं सुन रहा था, उन्होंने अच्छी बात कही कि सार्वजनिक जीवन में मिलने जुलने में कोई प्रतिबंध लगेगा क्या? उन्होंने कहा भाई जी बड़ी नेता है, वो बुलाएंगे तो मैं मिलने चला जाऊंगा। अच्छी बात है, इसमें क्या समस्या है? धर्मेंद्र जी, मूल प्रश्न पर आते हैं कि और रही योगी और मोदी के तारीफ की बात, तो मोदी जी की तारीफ मुलायम सिंह जी ने की, योगी जी की तारीफ 10वीं बार शिवपाल जी कर चुके, आज भी कर रहे थे। कह रहे हमारा उनका रिश्ता बहुत अच्छा, कहो तो अभी टेलीफोन लगाए, अभी बात होगी।
तो इसमें कोई नई बात नहीं है, तो कर ही रहे हैं। तो बहन जी ने भी कर दी, इसमें क्या। लेकिन ना धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो दलित वोट आपने मेहनत करके अपनी तरफ किया पिछले कुछ वर्षों में, उस दलित वोट को आपसे वापस छीनने के लिए ये सारी कवायद हो रही है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का और दलितों का रिश्ता मुलायम सिंह जी के टेन्योर में तो बहुत तनावपूर्ण रहा, और अखिलेश जी के भी 5 साल की सरकार में तनावपूर्ण ही रहा। बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें, प्रमोशन में आरक्षण जैसा बड़ा एक मुद्दा भी है। लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ मेहनत करके, कुछ इधर, कुछ बसपा के पुराने चेहरों को सपा में इंस्टॉल करके, उनको महत्व दे के, बाबा साहब के नाम पर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सब किया। अब लग रहा है कि बहन जी के जागृत होने के बाद वो चीजें रिवर्ट हो सकती हैं क्या धर्मेंद्र जी? देखिए अमताज जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं सुन रहा था बड़ा ध्यान से। एक तो पिछड़ों दलितों के मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रणेता, और जो जिनको नेताजी के नाम से लोग जानते थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। उस पर हम नमन करते हैं कि उन्होंने देश के एक बहुत बड़े वर्ग को एम्पावर्ड किया, उनको जीना सिखाया, उनका हक हकूक दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बहुत सामान्य से परिवार से निकल करके देश की राजनीति में अहम मुकाम बनाया। उनको हम आपके इस मंच के माध्यम, चैनल के माध्यम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और साथ साथ देशवासियों को एक त्योहार आज करवा चौथ है, उसकी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ऐसा मायावती जी को हम लोग पिछली बार डिबेट कर रहे थे तो हम लोग बी टीम क्यों कह रहे थे, क्योंकि जब जनता संघर्ष में है तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के, तो बहन जी की जबान नहीं खुलती है, न जनता के इस संघर्ष के साथ वो खड़ी होती है। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में फंस जाती है तो मायावती जी अपने बयानों और अपने एक्ट द्वारा कहीं न कहीं से उसको पैसे देने का काम करती है। ऐसा पिछले कुछ सालों में देखने में आया है, ये किसी छुपा नहीं, सब देख रहे हैं। रही बात कौन जाति का, कौन धर्म का, कौन कितना प्रतिशत वोट चला जाए, देखिए समाजवादी पार्टी की जो राजनीति वर्तमान दौर में है वो वोट बैंक की नहीं रह गई है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर हट चुके हैं। वो जनता के मुद्दों पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, सम्मान पर, सामाजिक न्याय पर, तमाम जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर जनता के बीच जाते हैं और उस पर जो है मत की उम्मीद करते हैं। और ये जन जागरण की बात है, जनता के संघर्ष की बात। बहन जी का जो बयान है जो इस तरह का आया, वो अभी भी पुरानी जो जातिगत राजनीति थी उसी के परिप्रेक्ष्य में आया है, उसमें कुछ नया नहीं है। और समाजवादी पार्टी पीढ़ी की राजनीति कर रही है और हमें गर्व है, हम आगे भी की राजनीति करेंगे। पीडीए की राजनीति भी जात की ही राजनीति है धर्मेंद्र भैया। पीडीए की राजनीति खालिश जात की राजनीति है, नीट नहीं। अब ये पीडीए क्या है? जाति ही तो है पीडीए अमिताभ जी। अब जात की यही जो भारतीय जनता पार्टी की सामंती और सांप्रदायिक सोच है वो पीडीए को देख करके जात से जोड़ती है। पीडीए एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, हक और बराबरी की लड़ाई है। जो पीछे छूट गए हैं उनको सम्मान दिलाने की लड़ाई है, वो जात की लड़ाई नहीं है। ये जो जात की ही है ना, जो डॉक्टर लोहिया का सामाजिक न्याय का और पिछले 500 में 60 की बात थी, सामाजिक न्याय के मायने ही नहीं जानते हैं। एम्पावर्ड नहीं हो जाएगा। चुनाव चिन्ह छाता लेकर क्या बोलूं। अरे ठीक, मैं सुन लिया नावेद जी, आप कितने बुद्धिमान हैं। आप नेताजी के चरित्र लिख रहे हैं जिन्होंने देश के इतने लोगों को एम्पावर्ड किया, उसमें आप जैसे लोग भी हैं। अपने पूर्वजों से पूछ के आइए, तब बोलिए कि उन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी को ठीक है। अभी रुकना होगा, धर्मेंद्र सिंह को भी रुकना होगा, नवेद अयाज को भी रुकना होगा। सबने अपने अपने ढंग से एम्पावर्ड किया। अब करोड़ों को किया कि अरबों को किया, वो अलग बात है कि सबने एम्पावर्ड किया। इस देश में जितने नेता हुए, मोहल्ले को एम्पावर्ड किया हो, गांव किया हो, चाहे प्रदेश को, चाहे देश को किया सबने, थोड़ा थोड़ा। उसमें क्या बहस करना, तराजू लेके तो तौलना नहीं। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि हम जात की राजनीति नहीं करते, हम दवाई की, पढ़ाई की, सिंचाई की, आदि आदि कई बातें होते हैं। मैं अपने अनुभव की एक बात बता देता हूं, क्योंकि वो कहते हैं जो कागज पे लिखा, मैं कहता हूं जो आंखों से मैंने देखा। ठीक, कबीर ने कहा तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। आदमी गया, नावेद अयाज गए भाई टिकट मांगने, क्या सपा में या किसी पार्टी में, सपा ही को उदाहरण दे रहा हूं अभी, हैं। और बहस में ज्यादा होगा तो मैं व्यक्ति और कौन टिकट मांगने गया तो उससे क्या पूछा गया ये दोनों बता दूंगा, तब फिर मानहानि होगी। लेकिन इसलिए
मुझे उम्मीद है कि बहस नहीं होगी। उनसे पूछा गया कि भाई 2 बात बताओ, बाकी कहानी नहीं समझाओ हमको। नावेद सिंह को यहां से बात शुरू हुई, बोले कहानी मत समझाओ यार, क्या आंदोलन में भाग लिया, फलाने में भाग लिया, हमको पता कितने बड़े नेता हो, तुम्हारी जात का वोट कितना है, जो प्रमुख दूसरा उम्मीदवार होगा वो किस जात का, उसका वोट कितना, 2 बताओ, और कितना खर्च कर पाओगे ये बताओ। क्या ये नहीं पूछा गया कि पीडीए की फुल फॉर्म बताओ, और पेरियार ने क्या कहा था वो बताओ, और अंबेडकर जी ने क्या भाषण बोला था वो सुनाओ, ये कुछ नहीं पूछा गया। पूछा गया काछी हो, काछी का वोट कितना है, और दूसरा कौन लड़ेगा मजबूती से बताओ किस पार्टी से, बोले साहब भाजपा से, वो कौन जाता है, उसके वोट कितना, और माल कितना खर्च करोगे, बोलो जय श्री राम, हो गया काम। ये सब टीवी के लिए अच्छी बातें हैं, हम जानते हैं मित्र, आप भी जानते हो अंदर से। सीधी सपाट बात यही है। एक बड़े नेता थे, तो पार्टी की टिकट बांटने की हैसियत के नेता थे, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्राह्मण उम्मीदवार तय कर दिया, उसके बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक और उम्मीदवार आ गया, दबाव पड़ने लगा, सब होने लगा, तो उनने मालूम क्या कहा नावेद को, ये फर्स्ट हैंड बता रहा हूं कि भाई पहले बताए होते अब 2 ब्राह्मण तो आसपास नहीं लड़ाऊंगा ना, आप पूरा खेल चौपट कर दोगे यार, 2 ब्राह्मण आसपास नहीं लड़ाऊंगा क्या, वो कम से कम 50 किलोमीटर तो छोड़ो यार। और फिर आप हमको समझाते हो कि नहीं, देखिए चुनाव का विषय नहीं, हमारे लिए राजनीति चुनाव का विषय नहीं, तो कथा करने थोड़ी ना आए यार, चुनाव नहीं लड़ना, तो सारा खेल तो चुनाव के लिए ही है ना कि सरकार बने। सामाजिक परिवर्तन करना था अगर, चाहे भाजपा को, चाहे सपा को, चाहे बसपा को, तो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन काय के लिए कराया? सामाजिक परिवर्तन के लिए तो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं ना। सामाजिक परिवर्तन के लिए चुनाव आयोग में जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन की। अगर चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराया इसका मतलब सत्ता के लिए ही लड़ रहे हैं। ठीक बात। ओपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी कल महिंद्र जी के भाषण से उत्साहित हो गई और उसने अपने सारे दलित नेताओं से कहा कि भाई सब लोग एएनआई के पास पहुंचो या बुलाओ और ठोको, खटाखट खटाखट खटाखट, जैसे सिद्धू कहते ठोको ताली। क्या भाजपा को ये लगा कि हाँ यही राइट टाइम है, यही इसी वक्त चोट होनी चाहिए, क्योंकि मायावती अब बोल चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के पुराने पन्ने बताए जाएं कि ये दलित विरोधी ऐसे 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 हैं? गेस्ट हाउस कांड की भी कल बड़ी चर्चा रही। जैसे जैसे जी 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा, सभी दल, यहां तक कि परजीवी पार्टी कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने। अगर बसपा कहती है और सपा कहती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। 2027 में सरकार उसकी बनेगी जिसको जनता चाहेगी, और उसमें 3 फैक्टर काम आएगा। नंबर 1, नेता का चेहरा, चाल चलन, दूसरा पार्टी द्वारा किए गए कर्म, और तीसरा जो पिछली सरकार आपकी रही है उसमें आपने जनता जनार्दन के लिए, या जनता आईना की तरह तो लेके बैठ जाएगी, भैया तुम्हारा ये था, तुम्हारा ये था। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो डिबेट है वो दलितों को लेकर के है कि भाजपा भी कह रही है, सपा भी कह रही है, बसपा भी कह रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी 70-22 में सरकार में उसमें दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान था, और हमारी जो केंद्र में बनी 19 और 24 में उसमें भी दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन हाँ, 2024 में किसी पार्टी के झूठ, भ्रम और छल से यह कह करके कि बाबा साहब का संविधान बदल जाएगा और आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उन्होंने कुछ उसका लाभ लिया था। अब सवाल ये उठता है कि जिनकी जिनकी सरकारें थी, ऐसा तो है नहीं कि हमारी शादी नहीं हुई, तो हम बता नहीं सकते अनुभव। आपकी भी 4 बार सरकार रही, आपकी भी रही, सबकी रही, मतलब कांग्रेस की तो 3.5 दशक से मान लीजिए वो पैदल हो गई, जनता ने उसे हटा दिया। तो कौन कर रहा है भाई? अगर एक समाज गरीब है और हमारी जो 1 दशक से देश में सरकार
और 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो किस समाज के लिए हम क्या करें? कुछ कह रहे हैं कि हम दलितों के बड़े प्रेमी हैं, हम कह रहे हैं कि हम भी प्रेमी हैं। तो भैया बताओ ना, तुम्हारी सरकार की तो बड़े क्या किया? और मैं आपके चैनल पर लगभग लगातार ये बता सकता हूँ कि हमारी सरकार ने जो किया उससे पहले खेती में मिश्र और वो आता है रोजगार से, शिक्षा से, सम्मान से और विकास से। इस पर कहेंगे तो मत लाइन वाइज लाइन बता सकते। अब देखिए आज के ताजा खबर बयानों पर जाइए। अजय राय ने कहा, कांग्रेस हर पार्टी ने कहा, अजय राय ने कहा कि बसपा की जो इतना बड़ा रैली हुई वो बीजेपी के सहयोग से, और बीजेपी ने रैली करवाई साहब, और उन्होंने वाहन भी उपलब्ध करा। मतलब मायावती जी के पास न उसके समर्थक है, न उनके वोट है, न उनके पास आदमी है कि वो रैली कर सके। दूसरा, बहन मायावती एक बहुत बड़ी पार्टी को यह कह रही है मन से कि वह दोगली है, यह पार्टी दोगला है। लेकिन डिबेट का यह भी विषय है कि वही समाजवादी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा जान ने कहा कि मैं मायावती जी का बहुत सम्मान करता, वह नायक है। बात सुनिए, सम्मान करता हूं, 3 बात कहा था, सम्मान करता हूं, नायक है और जरूरत पड़ने पर मैं मिल सकता। तो पहले समाजवादी पार्टी आजम खान चाचा को डांटे, भैया तुमने हम जिसके सामने हम पूरी तलवार लेके खड़े उनको तुम नायक बता रहे हो, तो अगर वो नायक क्या हम खल्ला मिलने जाओ जो पहले कयास थे, क्यों जो है गले शिकवे करने की बात आप कर रहे हो। और ये फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इस वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, इस वर्ग का उत्पीड़न हुआ है, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई हैं और एक जाति विशेष ने पूरा आतंक, मैं शब्द कह रहा हूं, आतंक फैलाया। और आज सत्ता से बाहर होने के बाद आप कह रहे हो कि हम पीडीए के जो है बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, पीडीए से हमसे बड़ा कोई। अब उदाहरण देखिए, राष्ट्रपति कौन है? पीडीए है। प्रधानमंत्री कौन है? पीडीए है। उपराष्ट्रपति कौन है? पीडीए है। और इनको यह भी नहीं कल तक पता था कि सुप्रीम कोर्ट का जज क्या है। परसों तक वो मुगालते में थे, कल से भाषा बदल गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या है। आप जो है अयोध्या में निषाद की बेटी से जब मोहित खान बलात्कार करता है तो आप कहते हो कि नहीं नहीं, पीड़िता के बयान से, आरोप से मैं संतुष्ट नहीं हूं जब तक उसका डीएनए न कराया जाए। वो पीडीए नहीं है। आप फर्जीफिकेशन से ठीक आप लड़िए। धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे प्रवक्ता कह रहे थे, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जनता के लिए संघर्ष किया। हमने तो 8 साल में नहीं देखा। किस बात को लेकर संघर्ष किया भैया? एक उदाहरण बता देते कि सड़कों पर उतरे थे, हाँ डकैत मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उपद्रवी माफिया मारे जा रहे हैं, वहां लाओ लश्कर सहित तो घर पर उनके पहुंच रहे, चाहे मुख्तार हो, जौनपुर का डकैत हो, चाहे वो उनके जनाजा में आपके किसी इस 8 साल में किसी शहीद के घर नहीं गए, एक को छोड़ करके मैं उदाहरण सहित बताता हूं, किसी शहीद के। और ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, मैं दोबारा में आता हूं पास। ओपी भाई दोबारा में आता हूं। नावेशी को आजम खान ने एक और आज नया रहस्योद्घाटन किया जो अभी तक उन्होंने नहीं किया था। काशीराम जी को गए कितने साल हो गए, अभी बीमार रहे काफी समय तक। आज उन्होंने नया खुलासा किया है और ये कहा है कि ये बड़ा खुलासा कर रहा हूं, बहुत बोले शायद ही किसी को मालूम हो। काशीराम जी और मेरे बड़े दिल के रिश्ते थे, मैं उनका बड़ा एहतराम करता था और वो सवेरे 4 बजे मेरे यहाँ आते थे जब भी आते थे, और तब हम लोग घंटे 2 घंटे गुफ्तगू करते थे सहर की नमाज के बाद। ये अब बताने की अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई समझना मतलब मैं चाह रहा था
कि मायावती जी नायक है और काशीराम जी का एहतराम करता हूं, उनसे हमारे दिली रिश्ते हैं थे। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात कही कि सुबह जब मैं नमाज का टाइम होता है उस वक्त काशीराम जी आते थे और हम लोग चुपचाप खूब सारी बातें करते थे। बहन जी की उन्होंने बहुत तारीफ की और उनको बहुत स्वाभाविक है कुरान पे चर्चा नहीं होती होगी और स्वाभाविक है मौसम पे भी चर्चा नहीं होती होगी। कोई 4 बजे किसी घर जाएगा तो कुछ मसला होगा। हाँ बिल्कुल, पूरा सम्मान के साथ में। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मौका हुआ तो मैं मुलाकात भी बहन जी से करूंगा। बहुत बड़ी नेता हैं और उन्होंने बड़ा एहसान भी जताया। उन्होंने कहा कि हम बहुत एहसान उनका मानते हैं कि उन्होंने मेरे बारे में कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की। इस बात की उन्होंने सफाई दी कि बहन जी तक ये बात पहुंची जिस पर आपने भी डिबेट में चर्चा की थी, एक डिबेट में, कि बहन जी बार बार ये सुन रही होगी तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रोध आ रहा होगा कि बहन जी से मुलाकात उनकी आजम खान साहब की बेगम से हुई और ये सिलसिला बहुत दिनों से चलता रहा। लेकिन मायावती जी ने कम से कम, जैसा कि आप कह रहे थे कि हो सकता है कि गुस्से में वो ट्वीट कर सकती थी, बहुत बड़ा खर्रा जारी कर सकती थी, लेकिन इतना कम से कम नहीं किया। और मंच पे उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि ये सब अफवाहबाजी करते हैं विपक्षी लोग। और आजम खान का नाम भी नहीं लिया, वो मर्यादा भी निभाई बहन जी ने। हाँ हाँ, तो आजम खान साहब ने उसका भी शुक्रिया किया कि हमारे बारे में उन्होंने बड़ा डायरेक्ट, कोई बहुत ही अपमानजनक चीज नहीं, भाषा भैया बताओ नावेद बाबू, मतलब कुछ अभी है मसला, अभी कुछ डोर जुड़ी है? मुझे लग रही जुड़ी है, तो जुड़ी है, क्योंकि आजम खान को नौजवान तो ऐसा तो नावेद अयाज है कि अभी सीख रहे हैं राजनीति। वो आजम खान है भैया, 50 साल तो कर चुके सियासत। जी, आजम खान साहब कहीं ना कहीं सुर्खियों से जुड़े रहे हैं और जुड़े रहना चाहते हैं। उनके लगातार बयान सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, लगातार उनके बयानों में मसाला है और वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी से ज्यादा फुटेज टेलीविजन पे उनका चले, उनकी बातों से लगता है। खैर, उस पे तो ANI ने सफाई जब दी गई थी अफवाहबाजी को लेकर तो उस पे दी, लेकिन उन्होंने बहुत लंबी कहानी सुना दी। देखिए, मेन बात जो यहाँ पर हो रही है, 2-3 बातें। आजम खान ने मायावती की तारीफ की, मायावती जी ने योगी जी की सरकार को आभार व्यक्त किया, मुलायम सिंह जी संघ प्रमुख के बगल में बैठ गए थे सोफे पर, मुलायम सिंह जी ने संसद में मोदी जी को शुभकामनाएं दी थी जीत की। ये सब बातें फिजूल की हैं, क्योंकि आम जिंदगी में या पार्टी में भी प्रतिद्वंदी को भी शुभकामनाएं देना, उनके बगल में बैठना, उनके सुख दुख में शरीक होना, ये तो एक मानवता का रिश्ता होता है और इसमें कोई बुराई नहीं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी के कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता, जो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी के बहुत अटैच भी थे, उनकी सरकार का वो एक हिस्सा भी बने थे, अगर अखिलेश यादव जी उनकी मृत्यु में नहीं गए तो तमाम लोग सवाल उठाएंगे। बल्कि जो कल्याण सिंह के विरोधी हैं वो भी ये बात कहेंगे कि अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था, शुभकामनाएं देना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, सोफे के बगल में बैठना चाहिए। ये इंसानियत है, प्रतिद्वंदी के भी। ठीक है नावेद बाबू, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात का, ऐसा ही होना चाहिए। नावेद अयाज, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर आजम खान ये रहस्य नहीं खोलते कि हम और काशीराम रात के अंधेरे में 4 बजे मिलते थे और फिर लंबी गुफ्तगू होती थी, हैं, चाय और टोस्ट के साथ, तो कोई समस्या तो थी नहीं? ना किसी ने पूछा था कि आजम खान साहब काशीराम जी का कोई किस्सा सुनाओ? इस मौके पर ये सुरसुरी क्यों छोड़ी है उन्होंने? कुछ तो है अयाज भाई। देखिए, कभी कभी आजम खान साहब की जो सस्पेंसफुल बातें हैं उनसे ऐसा लगता है कि शायद वो खुश नहीं है या घुटन महसूस कर रहे हैं कि जो एक शेर है, किसी ने कहा है कि साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कुछ ऐसी स्थिति आजम खान साहब लेकर चल रहे हैं। तो एक दिन अखिलेश यादव जी के बारे में बात करते हैं, अगले दिन जो है वो दूसरे रंग की बात करने लगते हैं। तो शायद समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते कितने बेहतर हैं, ये कितने बेहतर नहीं है, ये मीडिया में आप जैसे अनुभवी लोग बहुत बेहतर समझते हैं। दूसरी चीज ये है कि मुलायम सिंह जी के दौर में कल्याण सिंह जी जैसे नेताजी को भी समाजवादी में शामिल कर लिया गया। तीसरी चीज यह है कि मुलायम सिंह जी की सरकार में, जिसमें आजम खान साहब जिस कैबिनेट में मिनिस्टर थे, कल्याण सिंह जी के बेटे भी उस कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे। तो सुविधाएं अपने अपने सुविधाओं से, अपने अपने हिसाब से
लोग मिल सकते हैं और उन पर कोई ऐतराज और कोई तंज नहीं होता। अगर आपका मिलना जुलना, एक सोफे पे बैठना, तबीयत का हालचाल लेना ठीक है, तो क्या किसी ने अगर दलितों जी के ठीक है नवेद प्रेरणा आज, बिल्कुल ठीक है, समय कम है आज, कोई काम बिल्कुल किया ठीक है तो नवेद आज, रुकना होगा। धर्मेंद्र सिंह जी, वही सवाल कि जिस कैबिनेट में राजवीर हो सकते हैं, कुसुम राय हो सकती हैं, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह एक साथ मंच पर कौरी भर सकते हैं, ठीक, उन कल्याण सिंह के मरने पर बगल से आप 2 गेंदे के फूल लेके नहीं जा सकते, नहीं। अमिताभ जी उस पर बहुत डिबेट हो चुका। क्या परिस्थितियां रही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं पहुंचे, वो आज विषय नहीं। विषय ये है कि कल्याण सिंह जी जब नेताजी के साथ आए थे समाजवादी पार्टी में, तो जिसको जो उनके शासनकाल में जिसको कहते थे राष्ट्रीय गर्व का दिन है, समाजवादी पार्टी में आते ही उन्होंने हमारे विचारधारा के साथ आकर के कहा कि राष्ट्रीय शर्म का दिन है। हमने अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। हम एक राजनीतिक दल है, हमारी विचारधारा को मानते हुए कोई हमारे साथ आके खड़ा होता है, हम और उसका आगे स्वागत करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे बीच में वो मत बोलो भाई, करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। अमिताभ जी क्या कैसा डिबेट में बीच में बोलता नहीं किसी का। नहीं, केवल आपकी आवाज आ रही है भाई, केवल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ओपी सिंह जी के बहुत लंबा, काफी देर का मैं भाषण सुन चुका हूं, 2 मिनट समय मिला, जवाब दे लेने दीजिए। देखिए, उसके अलावा देखिए, ऐसा मायावती जी आई मंच से, हम क्यों कहते हैं मायावती जी आई, जो अमित शाह जी ने अंबेडकर का अपमान लोकसभा के अंदर किया, नाम लेकर के किया, जो भारतीय जनता पार्टी दलितों के बच्चे पढ़ न सके इसलिए प्राथमिक स्कूल जो गांव में थे उसको बंद करने का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी नौकरियों में संविदा कर दे रही जिससे उनको आरक्षण का लाभ न मिले, जो भारतीय जनता पार्टी तमाम शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण रिजर्वेशन से अलग जाकर के वर्ग विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष के लोगों को, जात विशेष के लोगों को नौकरियां दे रही है और दलितों के आरक्षण को छीन रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के या उनके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के सर्वथा खिलाफ है, उस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रही, तो आप इसके पीछे अमिताभ जी लगता नहीं आपको क्या हो रहा है? सच यही है कि जो ईडी, सीबीआई, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को तमाम राजनीतिक लोग देश के अंदर कहते हैं। धर्मेंद्र भाई अब रुकना होगा, ओपी सिंह जी के पास चलूंगा। ओपी सिंह जी, तस्वीर क्या भैया, नवेद आज समय नहीं, आज थोड़ी जल्दी बात। ओपी सिंह जी, क्या तस्वीर बनती दिख रही है? बसपा फिर से सक्रिय हुई, और सच्ची बात यह है, किसी को खराब लगे या अच्छी, 3.5 लाख के आसपास की कैपेसिटी है उसके अंदर की, काशीराम स्मारक के, और 1-2 लाख आदमी बाहर था, ऐसा लोग बता रहे। 5-6 लाख लोगों की भीड़ लखनऊ में कोई जुटा नहीं पाया पिछले 10, 12, 15 साल के उसमें। ये बात तो सच्ची है ओपी सिंह जी? आप जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके पास जनाधार तो है ही है, और कल उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, और 2 दिन पहले आपने बताया भी था कि वहां पर जो भीड़ होगी वो देखने लायक होगी। सवाल सपा और बसपा का 2027 में कौन कितना लड़ेगा। सपा और बसपा मिलकर के भी हमसे लड़ चुकी है और अलग अलग भी लड़ चुकी है, तो अगर 27 में ये दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ती है तो भाजपा से कोई पहली बार तो लड़ेगी नहीं। आप तो लड़ रहे हैं 2014 से, कभी अलग कभी मिलके, तो ये दोनों अपने ताकत को बढ़ाने में लगे हुए कि किसका काटे किसका बढ़ाए, बाकी उसका भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपने काम को लेकर के जाती। हम 2017 से 2027 का चुनाव केवल 2 मुद्दे पर लड़े थे और लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का विकास। हम इसी पर लड़े हैं, 27 में भी लड़ेंगे। अब ये जो पार्टियां हैं वो कौन से मुद्दे को लेकर के जाएंगी ये वो जाए, और मुद्दा सबका साथ है, सबका साथ। अखिलेश यादव पीडीए के अलावा कोई मुद्दा नहीं, जनता जनार्दन से संबंधित उनका कोई नहीं, कभी एमवाई का नारा कभी पीडीए का नारा, तो इससे अधिक उनके पास जनता के सामने रखने का या उत्तर प्रदेश के विकास का कोई विजन नहीं है। अब तक उन्होंने कोई विजन बताया हो तो धर्मेंद्र जी बता दें। कोई विजन नहीं, केवल एक विजन, पीडीए, जातिवाद, तुष्टीकरण
परिवारवाद, इसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं। ठीक मायावती जी अपनी ताकत का प्रयोग किया है जी। वो किस हद तक ठीक है कितना भाई, लड़ेगी जी बिल्कुल ठीक बात। दो तीन चीजें बड़ी प्रमुख हैं जो मुझे लग रहा है इस 1 घंटे की बहस में निकल कर आई। नपना एक रखिए, योगी जी की तारीफ करने पर अगर मायावती को ये तमगा सपा दे रही है कि ये भाजपा से डरती हैं, ईडी से डरती हैं, मुकदमे से डरती हैं, सीबीआई से डरती हैं, रॉ से डरती हैं, फलान से, धर्मेंद्र भाई ऐसे नहीं, ठीक है ना। अगर ये मायावती पर ये आक्षेप लग रहा है तो मायावती तो प्राइवेट मंच से बोली, प्राइवेट माइक वाला था, प्राइवेट मंच था। आदरणीय नेताजी तो भारत के संसद के पटल से बोले जो मुद्दा तो सुरक्षित रहेगा, उनका बोला हुआ भाषण। क्या उनको क्या माने? अगर मायावती को डरपोक माने तो उनको क्या माने? बात तो एक ही सी है। उनने योगी जी की तारीफ की, उनने मोदी जी का जयकारा लगाया, बोले भैया हम लोग नहीं, तुम ही आगे बढ़ो और दूसरी बार जीत के आओ। तो नपना तो एक रखना होगा। दूसरी बात कही गई कि कल्याण सिंह जी के उस पर न जाने पर क्या परिस्थितियां रही थी। परिस्थितियां कोई हो, किसी की मृत्यु शेड्यूल देख के तो नहीं होती कि सारे राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से पूछे कि भैया हम मर लें अब तुम लोग आ जाओगे, ऐसा तो संभव नहीं। कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो सब काम छोड़कर फूल चढ़ाने जाया जाता है। मुलायम सिंह जी के समय यह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, देश के रक्षा मंत्री गए, तमाम लोग गए, भाजपा के बड़े। ये शिष्टाचार है, ये सौजन्यता है, होनी चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते, जिनको लगता है कि नहीं हमारी ठसक सबसे बड़ी, उनको मेरा प्रणाम। वो लोकतंत्र के मूल भाव में उनकी आस्था नहीं है, मान लीजिए। किसी के यहां बिटिया की शादी हो तो नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। किसी के यहां गमी हो तो नहीं जाना चाहिए। अजब है यार, कोई लठैती है क्या? गैंगवार है क्या? ये चंबल है कि सियासत है? बोलो फला डकैत क्या नहीं जाएगा, ऐसा है क्या? सबको सबके यहां जाना चाहिए। मुझे आजम साहब कि उसके पीछे सियासत कुछ भी हो, लेकिन उनकी बात अच्छी लगी कि हमारे काशीराम जी से भी रिश्ते अच्छे हैं, कम से कम इतना हिम्मत तो जुटा रहे। अब उसके पीछे राजनीति होगी वो जाने, लेकिन खुला बोल तो रहे। और एक तीसरी बात मैं कहता हूं कि नावेशी को मेरी बात से सहमत होंगे, बाकी लोग राजनीतिक हैं, आप पार्टियों के प्रतिनिधि, इसलिए उनके लिए सहमत होना थोड़ा मुश्किल होता है। योगी आदित्यनाथ पर आक्षेप लगता है कि वो जात की राजनीति करते हैं, ठीक, नावेशी को, और एक अपर कास्ट की जात का उल्लेख होता है। सुन लीजिएगा, देश की सबसे बड़ी दलित नेता, देश का सबसे बड़ा दलित चेतना का कंठ मायावती, इसमें कोई बहस नहीं हो सकती, उनसे बड़ा कोई नहीं, ठीक। और जो दलित नेता है उनसे पूछ लो, वो 5000 की भीड़ जुटा सकते हैं? नहीं जुटा सकते। और कोई कह रहा था कि अजय राय के भाजपा ने पैसा दिया। मैंने उस रैली में वो लोग देखे जो मोमिया में पॉलीथिन में सूखी रोटी लेकर आए और प्लास्टिक की बोतल में पानी, वो लोग आए। मधुरिमा वाले का लंच पैक लेके नहीं आए थे। अब कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ, और अगर योगी के जातिवाद की राजनीति करते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ को देश की सबसे बड़ी दलित नेता इस बात के लिए थैंक यू बोल रही है कि दलित महापुरुषों की चेतना के प्रतीक जो स्तंभ हैं, जो वो हैं, स्मारक हैं, उनकी देख रेख और संरक्षा योगी जी ने अच्छे से की, उनकी सरकार ने की, और ये काम सपा ने नहीं किया था, इसका पैसा भी दबा लिया था। तो ये आरोप तो वैसे ही खत्म हो गया। वंचित और दलित वर्ग की सबसे बड़ी प्रतिनिधि चेहरा अगर मंच से ये कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ
का हम आभार व्यक्त करते हैं, कहा उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी चिट्ठी पर उन्होंने ये काम किया। क्या काम किया? दलित महापुरुषों, वंचितों के महानायकों के स्मारकों की देखरेख और संरक्षा। तब तो इस आरोप की काट अपने आप मायावती जी ने कर दी, तब क्या करेगा? अगर उनके अंदर ये होता तो जब पीडीए की सरकार थी तो मायावती ने बताया ना कि तब हमारे स्मारकों की क्या दुर्दशा हुई, और जब नॉन पीडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, योगी की सरकार है, तो मायावती जी कह रही है कि इन लोगों ने उनकी देखरेख अच्छी की। ये मैसेज उत्तर प्रदेश नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जाएगा दलित के कान में, क्योंकि मायावती का बोला दलित 100% सहमत हो, असहमत हो अलग बात है, लेकिन दलित तक पहुंचता जरूर है, ये जान लीजिए। मायावती जी की आवाज का इको बड़ा है, देश भर में बड़ा है, दलितों के बीच में उनकी बात पहुंचेगी जरूर। दलित भरोसा कितना करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन पहुंचेगी। तो उसमें यह बात भी पहुंचेगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दलितों के स्मारकों को सुरक्षित किया, संरक्षित किया, उनकी देखभाल की। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।